हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा की पुस्तक भारत और समकालीन विश्व भाग 1 के अध्याय 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में हमने फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में पढ़ा। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस की सामाजिक संरचना को बदल डाला। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस 3 वर्गों में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट जिसमें पादरी वर्ग था, द्वितीय स्टेट जिसमें कुलीन वर्ग था, तृतीय स्टेट जिसमें बड़े व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि थे। क्रांति के बाद कुलीन वर्ग और चर्च के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। इस क्रांति का प्रभाव न केवल सिर्फ फ्रांस पर बल्कि एशिया और यूरोप के अन्य देशों में भी पड़ा। वहाँ की जनता में भी समाज में व्याप्त विशेषाधिकारों को समाप्त करने की मांग होने लगी। नागरिक स्वतंत्रता और समानता के अधिकारों की मांग करने लगे। भारत में भी राजा राम मोहन राय और हेनरी लुइस विवियन डिरीजो, जो एक समाज सुधारक थे, इन्होंने भी इस क्रांति के महत्व का उल्लेख किया। मगर जिस तरीके से फ्रांस में के समाज में तेजी से परिवर्तन हुए, यूरोप के अन्य देशों में इस तरह के परिवर्तन नहीं हुए। वहाँ के लोग इस तरह की तीव्र गति से परिवर्तन के सभी पक्ष में नहीं थे। समाज में परिवर्तन से संबंधित मुख्य रूप से 3 विचार थे। एक है उदारवादी यानी लिबरल्स, रेडिकल्स, और तीसरे है रूढ़िवादी यानी कंजर्वेटिव। आइए हम एक एक करके इन विचारों को समझते हैं। उदारवादी यानी लिबरल्स, इनका विचार था कि ये सभी धर्मों को बराबर सम्मान और जगह देने के पक्ष में थे। यह वंश के आधार पर शासकों की अनियंत्रित शक्ति के विरोध में थे। यानी कि ऐसा नहीं था कि वंशानुगत कोई राजा बनते जाए और वो निरंकुश रूप से अपनी शक्तियों का प्रयोग करता रहे। यह जनता के अधिकारों के पक्ष में थे, यानी उनको भी कुछ राजनीतिक अधिकार मिले, सामाजिक समानता मिले। न्यायपालिका द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था के पक्ष में थे। धर्म के स्थान पर ये चाहते थे कि संविधान द्वारा शासन किया जाए, यानी एक कानून हो और उसके अनुसार ही जो देश है वो चले। परंतु ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के विरोधी थे। यानी कि सभी वयस्क नागरिकों के मतदान के अधिकार के पक्ष में ये नहीं थे। वो चाहते थे कि वोट का अधिकार उन्हें ही मिले जिनके पास संपत्ति हो। ये महिलाओं के भी वोटिंग अधिकार के विरोध में थे। इसके बाद एक दूसरा विचार है रेडिकल। ये बहुमत के आधार पर बनी सरकार के पक्ष में थे। चुनी हुई सरकार के पक्ष में थे, बहुमत के आधार पर बनी सरकार के पक्ष में थे। इसमें से बहुत सारे सदस्य महिला अधिकार और महिलाओं को मतदान के अधिकार के समर्थक थे। ये सभी जो हैं विशेषाधिकारों के विरोधी थे। जो सामंतवादी व्यवस्था में जिस तरीके से सामंतों को अधिकार मिले थे, चर्च को अधिकार मिले थे, उनके ये विरोधी थे। ये निजी संपत्ति के तो विरोधी नहीं थे, परंतु ये ऐसा नहीं चाहते थे कि कुछ ही लोगों के पास संपत्ति जो है वो केंद्रीकृत हो जाए, यानी इकट्ठी हो जाए। ये इसके विरोधी थे, यानी संपत्ति के केंद्रीकृत होने के ये विरोधी थे। तीसरा विचार है इसमें रेडिकल।
पुरातनवादी, जिसे कंजर्वेटिव भी कहा जाता है। इसमें ये जो है उदारवादी और रेडिकल, इन दोनों के खिलाफ थे। ये पुराने शासन तंत्र एवं सामंती व्यवस्था को बनाए रखने के पक्ष में थे। यानी जिस तरह से राजशाही चल रही थी, जिस तरह से सामंती व्यवस्था चल रही थी, इसमें परिवर्तन के पक्ष में थे, इसमें इसको बनाए रखने के पक्ष में थे। लेकिन बाद में ये धीरे धीरे इसमें भी इनको भी बदलाव की आवश्यकता लगने लगी, लेकिन ये बदलाव बहुत ही धीमी गति से चाहते थे। अब हम बात करते हैं यूरोप में समाजवाद की। सबसे पहले हम जानते हैं समाजवाद का अर्थ क्या है। समाजवाद का अर्थ, इस शब्द का प्रयोग अलग अलग समय, स्थान और लोगों द्वारा अलग अलग उद्देश्य और संदर्भ में किया जाता है। यानी इसकी कोई एक निश्चित परिभाषा या डेफिनेशन नहीं है। समाजवाद के अंतर्गत मुख्य रूप से समाज को अधिक महत्व दिया जाता है। यह आर्थिक और सामाजिक विषयों पर विचार करते हुए धन संपत्ति के स्वामित्व और उसके वितरण को समझाता है। यानी कि किसी देश में संपत्ति का मालिक कौन होगा और उस संपत्ति का वितरण किस प्रकार से होगा, इसको ये समाजवाद समझाता है। आइए हम जानते हैं समाजवाद की कुछ विशेषताएं, जिससे ये परिभाषा थोड़ी और स्पष्ट हो पाएगी। समाजवाद की विशेषताएं, यह निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है। यह पूंजीवाद और मुक्त व्यापार के खिलाफ है। पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है कि व्यक्ति जो है, उद्योग धंधे जो हैं, उनमें खुला कंपटीशन होता है और किसी भी चीज़ के मूल्य वो बाजार की प्रतियोगिता पे ही निर्धारित होते हैं। इसमें सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। उत्पादन और वितरण समाज या राज्य के हाथ में होने के ये पक्ष में है कि जो भी उत्पादन होता है, चाहे वो धरती से हो, अनाज उगाने का हो, या फैक्ट्रियों में कोई सामान बन रहा हो, उन सब पे ये राज्य के अधिकार के पक्ष में है। अब हम बात करते हैं यूरोप में समाजवाद आने की प्रमुख परिस्थितियां, यानी कि किस तरीके से यूरोप में ये समाजवाद आया। फ्रांसीसी क्रांति से समानता, बंधुत्व, भाईचारा, न्याय जैसे विचार जो है यूरोप में फैलने लगे। सामंतवाद अब वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगे और नए राष्ट्रों के उदय की भावना जगने लगी। औद्योगिक क्रांति के कारण मजदूरों की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई, लेकिन उनकी जो अवस्था थी, जो स्थिति थी, वो दिन पे दिन खराब होने लगी। उन्हें अधिक से अधिक काम करना पड़ता था, जबकि उनको उनके अनुसार वेतन नहीं दिया था। औद्योगिकरण ने औरतों, आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में ला दिया। काम के घंटे बहुत लंबे होते थे, मजदूरी बहुत कम थी, बेरोजगारी आम समस्या थी। दिन प्रतिदिन मजदूरों का पूंजीपतियों के साथ वर्ग संघर्ष बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही इस समय कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स, हीगल जैसे समाजशास्त्रियों के विचारों का भी प्रभाव इस समय पड़ रहा था। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज जो है वो दो वर्गों में बटा हुआ है। एक वर्ग है पूंजीपति, जिसमें बड़े जमींदार या फैक्ट्रियों, उद्योगों के मालिक आते हैं, और दूसरा सर्वहारा वर्ग, जिसमें मजदूर, किसान आदि आते हैं। पूंजीपति
उनका मानना था कि पूंजीपति मजदूरों का खूब शोषण करेंगे और करते हैं, धन संचय करते हैं, इकट्ठा यानी कि धन को इकट्ठा करते हैं। मजदूर वर्ग इस शोषण से एक दिन आएगा कि मजदूर वर्ग इस शोषण से परेशान होकर क्रांति करेगा। अब क्योंकि पूंजीपति वर्ग के लोगों संख्या में बहुत कम है और सर्वहारा वर्ग के लोग यानी कि मजदूर, किसान, ये जो है इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। इस प्रकार ये सर्वहारा वर्ग जो है इस वर्ग संघर्ष में जीत जाएगा और समाज में सिर्फ एक ही वर्ग फिर रह जाएगा। इस प्रकार के विचारों ने समाजवाद के प्रसार में और भी मदद किया। समाजवाद के लिए समर्थन। 1870 का दशक आते आते समाजवादी विचारधारा पूरे यूरोप में फैल चुकी थी। समाजवादी विचारधारा को और अच्छे से फैलाने और स्थापित करने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना की। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी जिसका काम यूरोप और अन्य देशों में समाजवादी विचार को फैलाना, साथ ही जो समाजवादी विचारधारा से संबंधित संगठन बन रहे थे उनकी मदद करना, जिससे कि समाजवाद और अधिक मजबूत हो सके। साथ ही इन्होंने मजदूरों के जीवन में सुधार की मांग करने वाले संगठनों को और उनके सदस्यों को सहायता के लिए एक कोष का भी निर्माण किया, जिससे किसी मजदूर का काम छूट जाने या उसके साथ किसी तरह की दुर्घटना होने पर यह कोष से आर्थिक सहायता यानी कि पैसों द्वारा उसकी मदद की जाती थी। इस तरीके से समाजवाद को और मजबूत किया जा रहा था, जिससे यूरोप तथा अन्य देशों में समाजवादी विचारधारा मजबूत हो जा रही थी। इन्हीं के परिणाम स्वरूप बाद में हम रूसी क्रांति को देखते हैं। रूसी क्रांति से पूर्व की स्थिति हम समझते हैं कि किस प्रकार से, किन परिस्थितियों में रूस की क्रांति हुई। रूस पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था और ये एक निरंकुश शासक था, यानी ना तो इस पर संसद का नियंत्रण था और ना ही जनता नियंत्रित करती थी, यानी ये अपनी मर्जी से शासन चलाता था। 85% आबादी जो है रूस की वो कृषि पर निर्भर थी। अन्य यूरोपीय देशों के मुकाबले रूस में औद्योगिकरण बहुत कम आया हुआ था। औद्योगिकरण की जो गति थी वो बहुत धीमी थी। केवल बड़े किसानों के पास ही अपनी ज़मीन थी। अधिकांश ज़मीनों के मालिक ये बड़े जमींदार थे, जिन्हें कुलक कहा जाता था। यानी कि रूस में जो बड़े बड़े जमींदार थे उन्हें कुलक कहा जाता था और साथ ही चर्च का भी इन जमीनों पर अधिकार था। 1904 तक बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैली हुई थी। जरूरी सामान की कीमतों में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो जा रही थी, जबकि वेतन जो है वो दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा था। इसलिए मजदूर, किसान जो है अपने आप को संगठित कर रहे थे, मजदूर संगठनों की सदस्यता ले रहे थे, जिससे मजदूर संगठनों की संख्या बड़ी तेज़ी में रूस में बढ़ रही थी, जो सरकार विरोधी थी। जब 1904 में ही बने संगठन असेंबली ऑफ वर्कर्स यानी कि रूसी श्रमिक सभा के 4 सदस्यों को नौकरी से हटा दिया जाता है, तो मजदूर आंदोलन शुरू कर देते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में, ये रूस में जगह है सेंट पीटर्सबर्ग, लगभग 1000 से ज़्यादा मजदूर
काम के घंटे घटाने, वेतन में यानी तनख्वाह में वृद्धि करने तथा कार्य स्थितियों में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले जाते हैं। ये विरोध धीरे धीरे बढ़ते जाता है और खूनी रविवार की घटना घटती है। अभी खूनी रविवार क्या है? खूनी रविवार 22 जनवरी 1905 में एक पादरी थे गैपोन, इनके नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस जो है अपनी कुछ मांगों को लेकर विंटर पैलेस की ओर बढ़ रहा था, जिस पर जार की पुलिस द्वारा उन पर गोलियां चला दी गई। इसमें 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 से ज़्यादा मजदूर घायल हुए। अब क्योंकि इस दिन रविवार का दिन था, इसलिए इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। और यही घटना है जिससे 1905 की रूसी क्रांति की शुरुआत हुई। सारे देश में हड़तालें होने लगी, विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल सब बंद हो गए। अध्यापकों ने, विद्यार्थियों ने स्कूलों का बहिष्कार किया। डॉक्टर, इंजीनियर और वकीलों ने संविधान सभा के गठन की मांग की कि अब उन्हें भी ये महसूस होने लगा कि संविधान की ज़रूरत है, ऐसे संविधान की ज़रूरत है जो शासक को नियंत्रित कर सके। 1905 में बढ़ते विरोध प्रदर्शन को देखते हुए जार निकोलस द्वितीय ने संसद या ड्यूमा के गठन की मंजूरी दे दी। अभी ड्यूमा क्या है? ये शब्द जो है बार बार आपको इस पाठ में सुनने को मिलेगा। जिस तरह से हमारी विधायिका को संसद नाम दिया गया है, उसी तरह रूस में की जो संसद है उसे ड्यूमा कहा जाता है। और जार ने विरोध को देखते हुए मंजूरी दे दी ड्यूमा की कि हाँ भाई, आप ड्यूमा का चुनाव कीजिए, यानी संसद सदस्यों का चुनाव कीजिए और उसी के अनुसार जो है अब शासन व्यवस्था चलेगी। परंतु जार ने पहली ड्यूमा को के निर्वाचित होने के 75 दिन के भीतर ही उन्हें बर्खास्त कर दिया और दूसरी चुनी हुई ड्यूमा को 3 महीने के भीतर ही बर्खास्त कर दिया। यानी किसी भी तरीके से जार जो है जवाबदेही से और सत्ता के नियंत्रण से बचना चाहता था। वो किसी तरह का नियंत्रण नहीं चाहता था। और यही जो परिस्थितियाँ थी जो आगे चलकर 1917 की रूसी क्रांति का कारण बनी। आगे हम बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव और रूसी साम्राज्य। धन्यवाद।